शाम को सभी विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री बुलाए हैं जी। उसमें सारी बातें हो जाएगी, फॉर्म भरने का काम हो जाएगा। के साथ मुख्यमंत्री उनके मुखिया हैं और उन्होंने गठबंधन की बैठक बुला ली है। रात्रि भोज के अंदर सब फैसला हो जाएगा और कल दोनों कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर सियासी गर्मागर्मी तेज हो गई है, या मैं यूं कहूं कि चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। कभी इधर बैठक हो रही है, कभी उधर बैठक हो रही है, लेकिन अब तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिरकार कौन से उम्मीदवार पार्टी जो है उनको सपोर्ट कर रही है। इसी बीच अब जब जेएमएम ने अपना एक उम्मीदवार घोषित कर दिया था, तो उसके बाद अब दूसरे सीट के लिए जो है वो अब कयास लगाए जा रहे थे कि वो दूसरा उम्मीदवार कौन होगा। इस बीच भूपेश बाघेल की मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद अब उन्होंने ये कह दिया है कि शाम को महागठबंधन के सभी विधायकों के साथ एक बार फिर से बैठक की जाएगी, मीटिंग की जाएगी, जहां पे ये डिस्कस किया जाएगा कि दूसरी सीट पर उम्मीदवार कौन होगा, किस तरीके से पूरी रणनीति होने वाली है, जेएमएम और कांग्रेस किस तरीके से मिलकर वोट देगी अपने उम्मीदवारों को या जो उम्मीदवार खड़े करने के। तो अभी हमारे साथ इस सब के लिए हम पूरी डिटेल देंगे आपको कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है झारखंड में। उसके लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे शैलेंद्र जी मौजूद हैं और इसी के साथ सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी, सर ये क्या हो रहा है आखिरकार झारखंड में? साक्षी देखिए, दूसरी सीट के लिए तो चर्चा ही नहीं है क्योंकि एक सीट पे जेएमएम ने उम्मीदवार दे दिया तो दूसरी सीट पे कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। तो मुश्किल पार्टी के सामने ये है जो इन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ रहा है क्या। तीसरे की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है या आया भी है, जो परिमल नाथवानी, क्योंकि कल शनिवार को 6 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा यानी पर्चा खरीदा है विधानसभा से राज्यसभा चुनाव को लेकर के, जिसमें एक नाम परिमल नाथवानी का भी कहा यह जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में भी है। हालांकि सीएम ऑफिस से कहीं या फिर उनके सीएमओ से भी इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। जो परिमल नाथवानी ने शनिवार देर शाम मुख्यमंत्री से बात की है और उनसे राज्यसभा चुनाव को लेकर के समर्थन मांगा है। तो ये एक दिलचस्प और जो घटनाक्रम है तेजी से बदला है पिछले 10-12 घंटों 14 घंटों में, तो उसमें ये एक महत्वपूर्ण है। और यही वजह है जो अब जो बहुत मतलब कि आपका समझ सकते हैं, जो महज 18 घंटे के अंतराल पे भूपेश बघेल और अजय शर्मा, ये दोनों कांग्रेस के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर के। उन दोनों ने दूसरे दिन भी आज सीएम हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद ही जो वीडियो सामने आए हैं मुलाकात के बाद और जो बयान आए हैं दोनों नेताओं के, उसमें उन्होंने ये दावा किया जो मुख्यमंत्री ने महागठबंधन के सभी 56 विधायकों की बैठक आवास में बुलाई है और रात्रि भोज के लिए भी बुलाया है। तो घटनाक्रम तो यही है। अब ये उम्मीद ये करते हैं जो शायद सीएम की तरफ से भी इस तरह की कोई बातचीत सामने आए और ये देखना होगा जो क्या वाकई सहमति कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर, क्योंकि नाराजगी जेएमएम में कांग्रेस के उम्मीदवार देने से ही है। और अब जेएमएम ने अपना उम्मीदवार दे दिया है और यदि पार्टी ने किसी और को सपोर्ट कर दिया, खासकर जेएमएम ने, तो फिर तो मुश्किलें आ सकती। इन सब के बीच में एक और चीज हुई ना सर कि जेएमएम ने जब पहले उम्मीदवार की घोषणा की, तब तक तो ये कयास लगा जा रहा था कि क्या सोरेन परिवार में से ही कोई आएगा, क्योंकि गुरुजी की तरफ से वो सीट खाली हुई थी। तो एक ये भी लगाया जा रहा था, वो भी अटकलों पे तो उन्होंने रोक लगा दी है जब उन्होंने घोषणा कर दी कि नहीं, हमारे परिवार से कोई नहीं है, ये उम्मीदवार दूसरा है। तो आपको क्या लगता है कि अभी उम्मीदवार जो हैं बैजनाथ राम, उनका नाम क्या सोच समझ के दिया गया? देखिए, आने वाले समय के राजनीति को देखते हुए और मुझे लगता है जो हेमंत सोरेन बहुत ही परिपक्व राजनेता अब बन गए हैं। पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखिए, जैसे कैसे वो पहले मतलब ईडी ने उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा तो उन्होंने अपनी सीएम की कुर्सी जो थी वो चंपई सोरेन को दे दी थी। तो उस समय भी ये चर्चा काफ़ी थी जो क्या कल्पना सोरेन चीफ मिनिस्टर बनेंगी, तो उस समय भी ये सब चीज़ों को खारिज कर दिया गया। और अभी जब राज्यसभा चुनाव को लेकर के उनके ऊपर ये काफ़ी दबाव था, जो उनकी अपने ही बड़े भाई की बेटी जैसे सोरेन ने टिकट मांगा था सीता सोरेन की घर वापसी कराते हुए और उनको राज्यसभा भेजने की चर्चा हो रही थी। हेमंत सोरेन की बहन है और अंजनी सोरेन, और वो मयूरभंज से सांसद भी रह चुकी हैं, उनके नामों की चर्चा थी, लोगों ने उनके नामों को भी मांगा था। तो कई बार और चर्चा तो ये तक भी थी अंदर खाने में, जो बसंत सोरेन की पत्नी हैं उनके भी नामों की चर्चा आ रही थी। लेकिन इन तमाम खबरों पे या कयासों पे हेमंत सोरेन ने
विराम लगाते हुए बैजनाथ राम दलित नेता हैं और अनुभवी नेता हैं। पिछले 2 दशकों से भी वो लगातार चुनावी राजनीति में रहे हैं। पार्टी पहले ज़रूर था जो वो बीजेपी में रहे थे, लेकिन अभी जेएमएम से पिछले 10-12 सालों से वो लगातार जुड़े हुए हैं और पिछला विधानसभा चुनाव महज़ 434 वोटों से ही हारे थे। तो पार्टी के लिए काफ़ी सुखद है, क्योंकि आप देख लीजिए जो पार्टी के पास अभी राज्यसभा के जो सांसद हैं, मतलब अलग-अलग चीज़ों के, यदि जी। एक है महुआ मांझी महिला और काफ़ी मतलब साहित्य से भी जुड़ी हुई हैं, और दूसरे जो सरफराज अहमद हैं अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, और अब यदि उन्होंने दलित वर्ग से एक बैजनाथ राम को टिकट देके, तो एक सामाजिक समीकरण की बात जिसको आप कहते हैं ना, जो हर वर्ग को साधना। आप खुद आदिवासी की राजनीति करते हैं या आदिवासी पृष्ठभूमि से आते हैं, और अब जब आप उनको मौका मिला है संसद में लोगों को भेजने का, खासकर राज्यसभा में भेजने का, तो उसमें उन्होंने यदि इन लोगों का चयन किया है, तो ये मुझे लगता है जो एक परिपक्व राजनीति की ही मतलब कि पहचान है। और हेमंत सोरेन बहुत बखूबी जानते हैं जो उनके निर्णय का आगामी दिनों में झारखंड की राजनीति हो, राष्ट्रीय राजनीति हो, सहयोगी दलों की राजनीति हो, तो उन सब चीज़ों पे क्या कुछ असर पड़ रहा है। तो काफ़ी बेहतरीन फैसला है। बतौर पत्रकार तो मैं मानता हूँ जो ये काफ़ी सुलझा हुआ और अच्छा नहीं तो फैसला मतलब है। ऐसा लग रहा है कि सर अब कांग्रेस जो है वो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनाने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि आज तो चलिए मान ली बैठक होने वाली है। हुँ। इससे पहले अब देखा जाए तो सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी ये कहा कि कांग्रेस कितना हमको मानती है वो हमको नज़र आता है कि जब उन्होंने बयान दिए और अब कांग्रेस की ओर से कांग्रेस ने पहले ही अपना उम्मीदवार दे दिया कि हाँ, उन्होंने प्रणब झा का नाम सामने रख दिया। तो क्या ये भी कारण थे अब बैठक होगी लेकिन क्या ये निर्णय पे इफ़ेक्ट करेगा कहीं न कहीं? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए साक्षी हुँ, 2-3 चीज़ें हैं। यदि जेएमएम के नेता हैं, उनके अपने बयान हैं, ठीक है, वो हुँ, बयान दे सकते हैं, कह सकते हैं, कुछ भी बातें कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ घटनाक्रम यदि ऐसे हुँ, हैं, जिसको यदि हम देखा जाए, तो वो मुझे लग रहा है जो शायद जेएमएम नेताओं के बयान उतने सही नहीं है। हुँ, खासकर जैसे आप देखिए 2 चीज़ें हैं, 3 घटनाक्रम ऐसा था, जो पिछली बार जब 2024 में चुनाव हो रहे थे, चुनाव, हुँ, लोकसभा चुनाव, तो सिंहभूम की सीट कांग्रेस ने अपनी जीती हुई सीट जेएमएम को दे दी थी। जबकि पार्टी हुँ, में इस बात को लेकर चर्चा भी थी, जो पार्टी को खुद वो सीट लड़नी चाहिए। तो वो सीट उन्होंने दे दी थी, और जेएमएम की जो नेत्री हैं मतलब कि, और वो पूर्व मंत्री भी हैं जोबा मांझी, आज वो उस सीट से सांसद हैं। हुँ, इससे पहले अचानक जो था वो ये मतलब आप समझ लीजिए, जब कल्पना सोरेन या हेमंत सोरेन को लगातार ईडी नोटिस भेज रही थी और उनकी गिरफ्तारी की चर्चा हो रही थी, तो अचानक उस बीच में सरफराज अहमद जो गांडे से विधायक थे, 2019 के चुनाव में जीते थे, हुँ, उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया था 1 जनवरी या 31 दिसंबर 2023 को। और ये चर्चा हो रही थी जो अब क्या उस सीट से कल्पना सोरेन विधायक बनकर के मुख्यमंत्री बनेंगी क्या। और वो हुँ, उसके बाद जिस सीट से फिर सरफराज अहमद को बाद में राज्यसभा भेजा गया, वो सीट कांग्रेस की थी। धीरज साहू का कार्यकाल खत्म हुआ था, हुँ, और वो कांग्रेस चाहती तो वो सीट अपने पास रख सकती थी, लेकिन हेमंत सोरेन को या जेएमएम को वो सीट कांग्रेस ने दी थी। तो ये भी एक मौका है जो आपने मतलब कम से कम हालिया दिनों में हुँ, यदि हुँ, पिछले 2-3 सालों के घटनाक्रम में देखें, तो कांग्रेस ने ज़रूर कुछ एक ऐसे मौके रहे हैं जहाँ जेएमएम को सपोर्ट किया, और ऐसा जेएमएम के पास अपने विधायक भी उतने नहीं थे जो वो अपने राज्यसभा में भेज पाते। तो ऐसे में जेएमएम नेताओं का ये बयान मुझे लग रहा है जो थोड़ी सच्चाई से परे है। गठबंधन की राजनीति आप कर रहे हैं, देखिए एक बहुत ही दिलचस्प, और दिलचस्प कह लीजिए चाहे जो भी कह लीजिए हुँ, घटनाक्रम, पश्चिम बंगाल का उदाहरण हमारे सामने। यदि आप गठबंधन की राजनीति करते हैं, आप नेशनल स्तर पे आज ममता बनर्जी बैठक करने वाली हुँ, हैं अपनी पार्टी के, और 2 दिनों के बाद दिल्ली में इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने वाली है। आप गठबंधन की राजनीति जब करते हैं और लंबी चीज़ों की बात करते हैं, तो आपको छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए, छोटी-छोटी। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखिए 4 तारीख को जब कांग्रेस ने ऐलान किया अपने प्रत्याशियों की सूची, तो उससे पहले 1 और 2 जून को कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं के राजू, उनकी मुलाकात होती है सीएम से। वो जाते हुँ, हैं, उनके साथ जो इस चुनाव को लेकर के ही एक दायित्व सौंपा गया था बात करने के लिए जेएमएम नेतृत्व, तो उसमें तेलंगाना के डिप्टी सीएम विक्रमार्क मालू भी वो भी थे, मौजूद थे। वो भी हुँ, मौजूद थे। तो 2 दौर की बातचीत उस समय होती है। और उस दिन जब 4 तारीख को नाम के अनाउंस करने से पहले भी ये चर्चा थी, जो सीएम से राहुल गांधी की और मल्लिकार्जुन खड़गे की बातचीत हो सकती है। तो मुझे लगता है जो ज़रूर उन्होंने नाम अनाउंस करने से पहले हेमंत सोरेन को उनकी जानकारी दी होगी।
दूसरी एक बात जो और आप महत्वपूर्ण आप समझ लीजिए, जो गठबंधन की राजनीति की जो हम्म। चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वो तमिलनाडु का आप उदाहरण लीजिए। तमिलनाडु में महज अभी आप कह लीजिए जो 1 महीने से भी कम वक्त हुआ है जब वहाँ नई सरकार सरकार आई है। बनी है, और वहाँ पे भी एक उपचुनाव हो रहा है राज्यसभा सीट को लेकर के, क्योंकि तेलुगु देशम मैं ऑफिस चाहूँगा, एआईडीएमके के एक नेता हैं जो विधायक चुने गए, तो उन्होंने अपनी राज्यसभा सीट छोड़ दी, और उस सीट पे केवल एक उपचुनाव है, 4 साल का उस सीट का कार्यकाल है, और सीट के लिए जो जीत के लिए विधायक चाहिए ना, वो टीवीके के पास पर्याप्त थे। बावजूद इसके उन्होंने गठबंधन धर्म कह लीजिए, चाहे अपनी राजनीतिक समझ कह लीजिए, या जो भी है, उन्होंने वो सीट ऑफर कर दी कांग्रेस को, और कांग्रेस के पास विधायक कितने हैं? केवल 5। यानी कई बार आपको वर्तमान परिस्थितियों को या वर्तमान घटनाक्रमों को पीछे छोड़ के यदि आप भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है जो जो उदाहरण तमिलनाडु ने और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर जोसेफ विजय ने, या जिसको हम लोग विजय थलापति भी कहते हैं या जानते हैं, वो उन्होंने पेश किया, तो कहीं ना कहीं झारखंड में भी आपको दिखाना चाहिए था। खैर वो सर पूरा सिनेरियो ही डिफरेंट है अगर हम उस हिसाब से हाँ, देखें, सही क्योंकि है। वहाँ का सिचुएशन अलग है। अभी जिस तरीके का यहाँ पे जेएमएम और कांग्रेस का चल रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि शाम की बैठक होगी और ये कहा भी जा रहा है कि डिनर भी वहीं पे होने वाला डिनर भी है होगा कि वहाँ लेट पे। शाम तक चलने वाली है ये बैठक। तो कहीं ना कहीं वो जो भी है वो स्पष्ट हो भी जाएगा शायद कि दूसरे उम्मीदवार वो कौन से होने वाले हैं। हालांकि अब कांग्रेस के हिसाब से तो कांग्रेस जो नाम उन्होंने दे ही दिया है कि प्रणव झा उनके हिसाब से होने वाले हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर क्या आपको लगता है कि प्रणव झा ही रहेंगे? देखिए, इसके लिए तो हमें लग रहा है जो कल तक का इंतजार करना होगा, और जब नॉमिनेशन दाखिल होगा और उस दौरान जब कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा जब नामांकन दाखिल करेंगे, तो उनके समर्थन में या फिर उनके आप कह सकते हैं जो विधायक चाहिए प्रस्तावक के रूप में, तो उसमें क्या जेएमएम के विधायक शामिल होते हैं या नहीं, उसमें क्या महागठबंधन के जो दूसरे दल हैं, चाहे वो राजद है चाहे वो भाकपा माले, उसके विधायक शामिल होते हैं या नहीं, तो मुझे लगता है जो उस समय तक ना, तभी ये तस्वीर साफ हो पाएगी। दूसरी एक और जो महत्वपूर्ण बात है, जो दूसरे लोग और उम्मीदवार चुनाव मैदान में आए हैं, चाहे वो परिमल नाथवानी हो, चाहे वो गौरव वल्लभ का नाम चर्चा में है, हालांकि बीजेपी ने अभी तक नाम डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उनके नाम से भी पर्चा खरीदा गया। इसके अलावा एक तमिलनाडु सॉरी आंध्र प्रदेश के एक पूर्व राज्यसभा सांसद हैं विजय साई रेड्डी, उनके नाम से पर्चा खरीदा गया, जो काफ़ी करीबी हैं जगनमोहन रेड्डी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कांग्रेस के, तो उनके नाम से भी पर्चा खरीदा गया। पर्चा आप कह लीजिए जो एक ये रवि यादव करके भी एक हैं, उनके नाम से भी खरीदा गया। तो कई लोगों के नाम से पर्चा खरीदा गया है, जो कल तक तस्वीर साफ नहीं हो पा रही थी, अब वो तस्वीर लगभग साफ हो रही है। तो और हमें लग रहा है जो अब 24 घंटे और इंतज़ार करने चाहिए, क्योंकि ठीक 24 घंटे के बाद जब नामांकन की समय सीमा खत्म होगी, तो उस दौरान फिर कौन कौन से लोग नामांकन दाखिल करते हैं और उनके नामांकन पत्रों पर कौन कौन से विधायकों के हस्ताक्षर हैं, उससे ये तस्वीर साफ होगी जो चुनावी मैदान में कौन रहेगा। इसके अलावा थोड़ा सा बीजेपी की ओर भी अगर थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी के लिए अब नितिन नवीन भी यहाँ पे मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि शाम तक बीजेपी भी क्लियर कर देगी कि उनकी ओर से कौन है। लेकिन मेरे को ये एक चीज़ है, टोक दीजिएगा या फिर क्लियर करिएगा, जैसे कि मान लीजिए गौरव वल्लभ का जो नाम सामने आ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि बीजेपी अगर नहीं नाम देती है डायरेक्ट, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इनके चेहरे के साथ वो लड़ेगी, या फिर क्योंकि राजनीति की कहानी इससे बहुत ज्यादा आगे की अगर हम डीपली नहीं, जाएंगे तो देखिए एक है साक्षी, जो यदि जिस तरीके से यदि बीजेपी को चुनाव लड़वाना ही होगा या फिर उनको गौरव वल्लभ को सपोर्ट करना ही होगा, बतौर यदि निर्दलीय भी वो आते हैं तब भी, तो उससे अच्छा है ना जो आप निर्दलीय ही उनको अपना टिकट ही उनको दे दीजिए ना। कम से कम 24 विधायक तो आपके साथ हैं। या फिर क्या वो पार्टी की रणनीति कहीं ऐसी तो नहीं है जो वो किसी निर्दलीय विधायक के साथ जाने की तैयारी में भी है बीजेपी वाले? तो ये भी एक चीज है। हालांकि देखिए ये एक चर्चा जरूर है, जो परिमल नाथवानी शनिवार शाम देर शाम जो है वो उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनसे सपोर्ट मांगा, लेकिन जेएमएम के पास अपनी सीटों की संख्या बहुत कम है। यानी आप 28 विधायक आपको अपनी जीत के लिए, उसके बाद आप केवल 6, ये प्रथम वरीयता वाले मत। दूसरे वरीयता वाले मत में जरूर आप उनके विधायक इनको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये भी देखना होगा जो प्रथम वरीयता वाले मत
परिमल नाथवानी को कितने मिलते हैं? क्या हम्म। कांग्रेस के विधायक टूटेंगे यदि वो चुनाव मैदान में आते हैं या नहीं आते हैं तो? या फिर आरजेडी और भाकपा माले के विधायक टूटेंगे? या फिर क्या बीजेपी यदि अपना कैंडिडेट नहीं देती है, वो निर्दलीय के रूप में भले गौरव बल्ले को सपोर्ट भी कर देते, तो क्या बीजेपी के विधायक टूटेंगे? तो ये भी एक देखना होगा। जो क्या खरीद फरोख्त की बातें या चर्चा जो आती है, जो क्रॉस वोटिंग की चर्चा विधायकों के को लेकर के, तो उन सब चीज़ों की हमें तस्वीर वो देखने को मिलेगी। तो ये सब तमाम कयास है। अभी तो पहले तो चर्चा या फिर पहला हमें इंतज़ार 8 जून का रहेगा, दोपहर 3 बजे तक का, जब नामांकन की समय सीमा खत्म होगी। और उसके बाद 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होनी है। 11 जून को नामांकन वापसी की समय सीमा है। यानी कुछ एक आप 8 तक जो कौन कौन से चुनाव मैदान में किन के नामांकन पत्र सही पाए गए उसकी तस्वीर 9 को, और फिर कौन कौन से चुनाव में मैदान में रह जाएंगे, यानी 18 जून को जब विधायक राज्यसभा चुनने सांसद चुनने के लिए वोट करने जा रहे हैं, तो कौन कौन से लोग रहेंगे उसकी तस्वीर 11 जून को क्लियर हो जाएगी। ये तमाम जानकारी आपको ऑलरेडी मिल गई है और बाकी अब सबकी नज़रें, हम सबकी नज़रें भी इसी पे टिकी होंगी कि आज शाम को महागठबंधन की ओर से क्या फैसला आता है। हालांकि वो कल सुबह तक भी निर्णय, कल आखिरी तारीख भी है और कल सुबह तक भी हम इंतजार करेंगे कि क्या पता कल वो नाम आए। और वहीं बीजेपी के लिए भी नितिन नवीन जो है वो ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं और बीजेपी क्या फैसला लेती है, क्या वो डायरेक्ट सामने से लड़ेगी या फिर निर्दलीय उम्मीदवार होगा और उसके साथ बीजेपी भी पीछे खेलते नजर आएगी, क्या कुछ होगा, अब सबकी नजरें इस पे टिकी हैं। बाकी जो निर्णय आएगा उस पे भी हम चर्चा करेंगे और राज्यसभा चुनाव को लेकर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। छोटी से बड़ी हर इन्फॉर्मेशन, हर जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, और बाकी हर ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे एयर नाउ के साथ। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.